नमस्कार। सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी मुफ्त का यश का दूसरा भाग। तुम्हारी तो घिघी बन जाती साहब, बदहवास हो जाते। वह तुम्हारे दीवान खाने तक ही न रहती जिसे तुमने गरीबा मऊ ढंग से सजा रखा है। वहां तुम्हारी गरीबी अवश्य है, पर फूहड़पन नहीं। अंदर तो पग पग पर फूहड़पन के दृश्य नजर आते। तुम अपने में फटे पुराने पहनकर और अपनी विपन्नता में मगन रहकर जिंदगी का बसर कर सकते हो, लेकिन कोई भी आत्माभिमानी आदमी यह पसंद नहीं करता कि उसकी दुरावस्था दूसरों के लिए विनोद की वस्तु बने। इन लेडी साहिबा के सामने तो तुम्हारी जवान बंद हो जाती। चुनाचे मैंने हाकिम जिला का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, और यद्यपि उनके स्वभाव में कुछ अनावश्यक अफसरी की शान थी, लेकिन उनके स्नेह और उदारता ने उसे यथासाध्य प्रकट न होने दिया। कम से कम उन्होंने मुझे शिकायत का कोई मौका न दिया। अफसराना प्रकृति को तब्दील करना उनकी शक्ति के बाहर था। मुझे इस प्रसंग को कोई महत्व देने की बात न थी। महत्व न दिया। उन्होंने मुझे बुलाया और मैं चला गया। कुछ गपशप किया और लौट आया। किसी से इसकी जिक्र तक करने की जरूरत ही क्या, मानो भाजी खरीदने बाजार गया। लेकिन टोहियों ने न जाने कैसे टोह लिया। विशेष समुदायों में यह चर्चा होने लगी कि हाकिम जिला से मेरी बड़ी गहरी मैत्री है और वह मेरा बड़ा सम्मान करते हैं। अतिशयोक्ति ने मेरा सम्मान और भी बढ़ा दिया। यहाँ तक मशहूर हुआ कि वह मुझे सलाह लिए बिना कोई फैसला या रिपोर्ट नहीं लिखते। कोई भी समझदार आदमी इस ख्याति से लाभ उठा सकता था। स्वार्थ में आदमी बावला हो जाता है, तिनके का सहारा ढूंढता फिरता है। ऐसे को विश्वास दिलाना कुछ मुश्किल न था कि मेरे द्वारा उनका काम निकल सकता है, लेकिन मैं ऐसी बातों से घृणा करता हूँ। सैकड़ों व्यक्ति अपनी कथाएं लेकर मेरे पास आए। किसी के साथ पुलिस ने बेजा ज्यादती की थी, कोई इनकम टैक्स वालों की सख्तियों से दुखी था, किसी की यह शिकायत थी कि दफ्तर में उनकी हक तलफी हो रही है और उसके पीछे के आदमियों को दनादन तरक्कियां मिल रही हैं। उसका नंबर आता है तो कोई परवाह नहीं करता। इस तरह का कोई न कोई प्रसंग नित्य ही मेरे पास आने लगा, लेकिन मेरे पास उन सब के लिए एक ही जवाब था, मुझसे कोई मतलब नहीं। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था कि मेरे बचपन के एक सहपाठी मित्र आ टपके। हम दोनों एक ही मकतब में पढ़ने जाया करते थे। कोई 45 साल पुरानी बात है। मेरी उम्र 19 साल से अधिक न थी। वह भी लगभग इसी उम्र के रहे होंगे, लेकिन मुझसे कहीं बलवान और हष्ट-पुष्ट। मैं जहीन था, वह निरे कौदन। मौलवी साहब उनसे हार गए थे और उन्हें सबक पढ़ाने का भार मुझ पर डाल दिया था। अपने से दुगने व्यक्ति को पढ़ाना मैं अपने लिए गौरव की बात समझता था और खूब मन लगाकर पढ़ाता था। फल यह हुआ कि मौलवी साहब की छड़ी जहां असफल रही, वहां मेरा प्रेम सफल हो गया। बलदेव चल निकला, खालिक बारी तक जा पहुंचा, मगर इस बीच में मौलवी साहब का स्वर्गवास हो गया और वह शाखा टूट गई। उनके छात्र भी इधर उधर हो गए। तब से बलदेव को केवल मैंने 2-3 बार रास्ते में देखा। राम राम हुई, क्षेम कुशल पूछा और अपनी अपनी राह चले गए। मैंने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, आओ भाई बलदेव, मजे में तो हो? कैसे याद किया? क्या करते हो आजकल? बलदेव ने व्यथित कंठ से कहा, जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं भाई, और क्या। तुमसे मिलने की बहुत दिनों से इच्छा थी। याद करो वह मकतब वाली बात, जब तुम मुझे पढ़ाया करते थे। तुम्हारी बदौलत 4-5 अक्षर पढ़ गया और अपनी जमींदारी का काम
संभाल लेता हूँ, नहीं तो मूर्ख ही बना रहता। तुम मेरे गुरु हो भाई। सच कहता हूँ, मुझ जैसे गधे को पढ़ाना तुम्हारा ही काम था। ना जाने क्या बात थी कि मौलवी साहब से सबक बढ़कर अपनी जगह पर आया नहीं कि बिल्कुल साफ। तुम जो पढ़ाते थे वह बिना याद किए ही याद हो जाता था। तुम तब भी बड़े जहीन थे। यह कहकर उन्होंने मुझे सगर्व नेत्रों से देखा। मैं बचपन के साथियों को देखकर फूल उठता हूँ। सजल नेत्र होकर बोला, मैं जब तुम्हें देखता हूँ तो यही जी में आता है कि दौड़कर तुम्हारे गले लिपट जाऊं। 45 वर्ष का युग मानो बिल्कुल गायब हो जाता है। वह मकतब वाली आंखों के सामने फिरने लगता है और बचपन की सारी मनोहरताओं के साथ ताजा हो जाता है। बलदेव ने भी द्रवित कंठ से उत्तर दिया, मैंने तो भाई तुम्हें सदैव अपना इष्ट देव समझा है। जब तुम्हें देखता हूँ तो छाती गच भर की हो जाती है कि वह मेरा बचपन का संगी जा रहा है, जो समय आ पड़ने पर कभी दगा न देगा। तुम्हारी बड़ाई सुन सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन यह बताओ, क्या तुम्हें खाना नहीं मिलता? कुछ खाते पीते क्यों नहीं? सूखे क्यों जाते हो? घी ना मिलता हो तो 2-4 कनस्तर भिजवा दो। जब तुम भी बूढ़े हो जाओगे खूब डट कर खाया करो। अब तो देह में जो कुछ तेज और बल है वह केवल भोजन के अधीन है। मैं तो अब भी सिर भर दूध और पाव भर घी उड़ाए जाता हूँ। इधर थोड़ा मक्खन भी खाने लगा हूँ। जिंदगी भर बाल बच्चों के लिए मर मिटे, अब कोई यह भी नहीं पूछता कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। अगर आज कंधा डाल दूं तो कोई एक लोटे पानी को ना पूछे। इसलिए खूब खाता हूँ और सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। घर पर अपना रौब बना हुआ है। वही जो तुम्हारा जेठा लड़का है, उस पर पुलिस ने एक झूठा मुकदमा चला दिया है। जवानी के मद में किसी को कुछ समझता ही नहीं है। अच्छा खासा पहलवान दरोगा जी से एक बार कुछ कहा सुनी हो गई, तब से घात लगाए हुए थे। इधर गांव में एक डाका पड़ गया। दरोगा जी ने तहकीकात में उसे फांस लिया।